नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका लिंक जो है आप लोगों के पास पहुंचता रहे, उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास पहुंचता रहे। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा पाठ है, ये 7वीं कक्षा की जो पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय है, प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। यानी कि छठी कक्षा में हमने देखा था कि आरंभिक मानव कैसे रहते थे, उसके बाद राज्य साम्राज्य कैसी स्थिति आई, बौद्ध जैन धर्म का जो है उद्भव कैसे हुआ। इन सब के बारे में हम लोगों ने जो है छठी क्लास की पुस्तक में देख ली है। ये जो 7वीं कक्षा की पुस्तक है, इसमें प्रथम अध्याय है प्रारंभिक कथन, यानी कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। आज से लगभग 1000 साल पहले परिवर्तन क्या हुआ था, कैसे बदलाव आए थे, उसके ऊपर जो है जांच पड़ताल कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है ना। ये एक नक्शा है जो कि हमारे भारत का है। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। मानचित्र 2, दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उसमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये जो है मानचित्र 1 है। ठीक है। ये जो मानचित्र का डिजाइन किया है, ये किए हैं अल इद्रिसी साहब। अल इद्रिसी जो है एक अरब भूगोलवेत्ता है, अरब की एक भूगोलवेत्ता है, जो कि 1154 में ये नक्शा जो है भारत का डिजाइन किया था, बनाया था। इसमें उन्होंने क्या किया था, जो हमारा श्रीलंका यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत है उसको उत्तर में दर्शाया था और जो उत्तर है उसको दक्षिण में दर्शाया था। ये इसके नक्शे में एक भेद है। लेकिन वहीं पर जब 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार जब आया भारत, तो उन्होंने जब भारत का नक्शा डिजाइन किया, उनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, गिब्लाम द लिस्ले। ठीक है। उनका नाम जो क्या है, गिब्लाम द लिस्ले। देखिए, गिब्लाम द लिस्ले जो भारत का नक्शा डिजाइन किया है वो कुछ इस प्रकार से है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें बहुत सारे नाम जो है सामान्य रूप से इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन अल इद्रिसी साहब जो अरब के थे, उन्होंने अरबी भाषा में ही यहाँ पे नाम भी लिखे हैं। ठीक है। तो इन दोनों में बस थोड़ा सा भेद है। अरब भूगोलवेत्ता जो थे अल इद्रिसी 1154 में जिन्होंने ये मानचित्र बनाया है, उन्होंने जो आज हमारा दक्षिण भारत है, जो द्रविड़ है, उस क्षेत्र को जो है उत्तर में दर्शाया था, यानी कि हिमालय की तरफ दर्शाया था। श्रीलंका को हिमालय की तरफ दर्शाया था और जो हिमालय है, कश्मीर है, लद्दाख है, उसको दक्षिण की तरफ दर्शाया था। ठीक है। लेकिन वही जब गिब्लाम द लिस्ली 1720 में ये जो भारत का जो मानचित्र है जब वो बनाया, तो पूर्ण रूप से जहाँ पे जो स्थान स्थित है उस प्रकार से उन्होंने डिजाइन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र 1 बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। सही बात है, 1154 में जब वो मानचित्र बनाया अल इद्रिसी, तो उसके 600 साल बाद यानी कि 1720 में जो है गिब्लाम द लिस्ले ने ये भारत का मानचित्र तैयार किया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। देखिए, यूरोप का जो नाविक था और जो वहाँ के व्यापारी होते थे, वो इस नक्शे का इस्तेमाल करके भारत तक पहुँचते थे व्यापार करने के लिए। क्योंकि यदि नक्शा नहीं रहेगा तो कैसे हम किसी स्थान पे पहुंचेंगे। तो कहीं पे जाने के लिए, किसी स्थान पे जाने के लिए एक मानचित्र परम आवश्यक होता है। यदि मानचित्र नहीं है तो किसी स्थान पे पहुंचने के लिए, आज ना हमारे वर्तमान युग में गूगल मैप आ गया, लेकिन पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था। तो नक्शा के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाके के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? देखिए, इसमें जो है ना आपका, ये देखिए, तटीय जो क्षेत्र है भारत का, ये गुजरात से जो है, ये तटीय जो क्षेत्र है, जैसे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, इधर जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, केरला हो गया,
ठीक है, जितने भी इधर वेस्ट बंगाल हो गए उसको कितने बारीकी से सजाया गया है। लेकिन वैसे ही यदि आप इसके अंदर में देखेंगे तो गंगा के तटीय क्षेत्र को देख लीजिए, उसमें उतना अच्छे से बताया गया है। ठीक है, मंगोल का जो है कहाँ तक था, मराठा सब का कहाँ तक वो क्षेत्र था, ये सब बहुत बारीकी से यहाँ पे जो है काम की गई है गुलाम दल इसलिए के द्वारा। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि केवल तटीय क्षेत्र को अच्छे से बारीकी से बनाए थे, ये पूरे भारत का जो मानचित्र है, यानी कि जहाँ पे नदी क्षेत्र है, नदी क्षेत्र को भी बहुत बारीकी से ये काम किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली, अब देखिए शब्दावली में भी बदलाव होता है। जैसे आज जो हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द का आज से 100 साल पहले कुछ अन्य अर्थ होता होगा और 100 साल बाद उस इसी शब्द का कुछ अन्य अर्थ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी वो कुछ बातें ऐसे हैं जो बताई जा रहे हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ 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 क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। अब देखिए हिंदुस्तान जो शब्द है ना, इसमें बहुत बढ़िया टिप्पणी की गई है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, भारत के लिए, पूरे भारत, संपूर्ण भारत के लिए होता था या किसी क्षेत्र के लिए होता था, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाए गए हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। सही बात है, हिंदुस्तान कहने से ये ज्ञापित होता है कि हमारा देश, यानी कि हमारा भारत देश। ठीक है, ऐसा अर्थ एक मन में एक भाव उत्पन्न होता है। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो क्षेत्र है उसी से था। यानी कि 13वीं शताब्दी में जब मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के जो स्थित क्षेत्र है, इलाका जो है, उसी का वहाँ पे अर्थ था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। देखिए मिन्हाज सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, इसने जो हमारा पूर्व और ये पश्चिम और उत्तर का जो क्षेत्र है, यानी कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, और गंगा यमुना के तट वाले जो इलाके हैं और जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ। फिर जब बाबर आया तो बाबर जो है प्रयोग किया। ठीक है, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। देखिए मिन्हाज सिराज भी दक्षिण भारत का समावेश नहीं किया हिंदुस्तान शब्द में, और बाबर जब प्रयोग किया 16वीं शताब्दी में तो वो भी दक्षिण भारत का समावेश नहीं किया। वो हिंदुस्तान शब्द से यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ के जो पशु पक्षी है, यहाँ के जो निवासी है, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने जो है बताया कि ये है हिंदुस्तान, वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ कुछ सामान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। पहले क्या था, राजनीतिक अर्थ नहीं जुड़ा था हिंदुस्तान शब्द से, ठीक है, राष्ट्रीय अर्थ एक नहीं जुड़ा था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानव किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना
व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए, ठीक है, किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपरा से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। हम देखिए प्राचीन काल में क्या होता था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं है, उसे हम विदेशी या परदेशी, फारसी में अजनबी के नाम से जानते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हम विदेशी किसे कहते हैं? जो इस देश का नहीं है, जो अन्य देश का है, उसे हम विदेशी कहते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। जो उस इस गांव से अन्य दूसरे गांव के हैं, जो अनजान व्यक्ति यानी कि इस गांव में नहीं रहते, अन्य गांव के हैं, उसका वो संस्कृति नहीं है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है, समाज का वो व्यक्ति नहीं है, किसी अन्य समाज का है, तो ऐसे व्यक्ति उस समय में विदेशी कहलाते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1700 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आपकी 7वीं क्लास की पुस्तक है, इसमें 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में यहाँ पे प्रदत्त है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल। कागज का मूल्य। देखिए उस समय में क्या हुआ कि अब कागज भी बनाने लगे लोग, कागज का निर्माण भी होने लगा, और कागज का जब निर्माण होने लगा तो लिखने में जो है उतनी कठिनाई नहीं होती थी, लिखने के लिए उतना पैसे खर्च नहीं होते थे, उतने धन की जो है व्यय नहीं होती थी। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बता रहा है कि कागज कब महंगा था और कब ये जो है सस्ता था। तो ये जो है कहानी आपको समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि जो कागज है वो 13वीं शताब्दी में महंगा था या 14वीं शताब्दी में महंगा था। धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों, ठीक है ना, इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग बहुत कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल 20 हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज में ही लिखना पड़ता होगा क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे अंतर दिखाई देते होंगे। देखिए ये जो है ना, ये नकलवीस है, जिसे हम नकलकार कहते हैं। ये क्या करता था, नकल करके जो है किसी कोई पुरानी पांडुलिपि है तो उसको जो है नवीन रूप से लिख कर रखता था, सुरक्षित रखता था। उसमें क्या होता था कि कोई कोई ऐसा शब्द होता था जो ना तो इनको समझ में आता होगा, ना वहाँ पे जो और व्यक्ति होंगे उसको, तो वो अपने मन से जो शब्द आते होंगे वो वहाँ पे लिख देते होंगे। देख रहे, ये लिपि होती है। प्राचीन काल में ऐसी लिपि थी। प्राचीन काल में मूल रूप से दो लिपि थी, एक सिकस्त लिपि और एक नस्तलिक लिपि। ठीक है, नस्तलिक लिपि क्या होती है, जो बाईं ओर से लिखी जाती है उसे हम नस्तलिक लिपि कहते हैं। नस्तलिक,
हम लोग क्या करते हैं, हम किस लिपि में लिखते हैं, हम लोग बाईं ओर से लिखते हैं कि दाईं ओर से लिखते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नस्तलीय लिपि में लिखते हैं। और सिकस्त लिपि में क्या होता है, सिकस्त लिपि में दाईं ओर से लिखा जाता है, ठीक है ना। सिकस्त लिपि में क्या होता है, दाईं ओर से लिखा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक के मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद की लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 202 वर्ष बाद, ठीक है ना, इसके जो है 2 वर्ष बाद उन्होंने क्या किया, फिर अपना बदल दिया। 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। देखिए क्या हुआ था कि एक जियाउद्दीन बर्नी था, इतिहासकार प्राचीन काल में। उन्होंने अपना एक वृत्तांत लिखा था, वो 1356 में लिखा और फिर 202 साल बाद 1300 यानी कि 58 में उसको बदल दिया था, कुछ उसमें चेंज कर दिया था, बदलाव किया था। और इतिहासकार जो है 1971 तक इतिहासकारों को इसके बारे में पता ही नहीं था। यानी कि उसका जो पहला वृत्तांत है, यानी कि 1356 में जो लिखा था, उसके बारे में पता ही नहीं था। 1358 में संशोधन करके लिखा था, उसके बारे में इतिहासकारों को पता था। 1356 में जो लिखा था उसके बारे में पता ही नहीं था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फेरबदल होते रहता था प्राचीन काल में। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। अब सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में यहाँ पे क्या बता रहे हैं उसको देखते हैं। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और उनके अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणामस्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन रहट यानी कि चरखे या फिर रहट, सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग होता था, ठीक है ना। सिंचाई में रहट के लिए और कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्र का प्रयोग होता था। उसी की यहाँ जो है आपको चित्र देखने को मिल रहा है। ये जो है रहट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये किस लिए होता है, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग होता था। समुदाय का महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने की अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए।
उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणामस्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष की सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। यानी कि कोई एक जाति है, जैसे ब्राह्मण है तो उसका किसी क्षेत्र में ब्राह्मणत्व का दर्जा मिलता था और किसी क्षेत्र में क्षत्रिय का भी मिल सकता था। अब कोई क्षत्रिय है तो उसको किसी क्षेत्र में क्षत्रिय का मिलता होगा, किसी क्षेत्र में व्यापारी का भी मिल जाता होगा। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियों स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 और मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए दिए गए हैं, जो कि अध्याय 2 में है। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गौर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौर आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना, देखिए उनकी सेना जो है ना, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो गयासुद्दीन बलबन है ना, ये जब दिल्ली सल्तनत में आया और दिल्ली सल्तनत जब मुगल, अब चोल वंश आया, दिल्ली सल्तनत में अनेक प्रकार के आए, पृथ्वीराज चौहान आए, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे, तुगलक आया, मुगल आया, ठीक है, उसके बाद वो गयासुद्दीन बलबन आया और ये बहलोल लोदी वंश आया, सैयद वंश आया, अनेक प्रकार के वहाँ पे जो है सल्तनत आया था। उसमें गयासुद्दीन बलबन का जो काल है वो बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है ना, और इनका बहुत बड़ा क्षेत्र था, ये दर्शाया जाता है। देखिए ये सब जो क्षेत्र है ये बताया जाता है कि किसका क्षेत्र है। चोल वंश का था, चेर वंश का था, इत्यादि वंशों का भी दक्षिण भारत में समावेश था। ठीक है, यहाँ तक जो हमने देखा, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना, ठीक है ना, उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान की इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है ना। भाषा तथा क्षेत्र। अब भाषा क्या होती है, क्षेत्र क्या होती है। अब क्षेत्र के आधार पर भाषा की विभिन्नताएं होती है, ये हम जानते हैं। आज भी हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की बोलियां हैं, 1600 प्लस जो है भाषा बोली जाती है, बोली के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन मानक के तौर पे 22 भाषा ही जो है संविधान में गृहीत है। तो सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मौवारी, गौड़ी, अवधी, हिंदवी, ठीक है ना। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उनको रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनको चारों ओर घेरा दीजिए। ठीक है ना। ये सामान्य बता रहे हैं आपको कि अमीर खुसरो के द्वारा जो भाषा यहाँ पे गृहीत है उन क्षेत्रों का जो है यहाँ पे आप जो है एक चार्ट बनाइए और वहाँ पे घेरा देके उसको समझाइए। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी।
कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कोई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। उस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच हजार वर्षों से इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपती थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। अब पुराने धर्म क्या थे, नए धर्म क्या थे? इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इस समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ावा, महत्व तथा बढ़ती सत्ता इत्यादि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। उनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ठीक है ना। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई है, जिसे एक पुजारियों की विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। ये जो धार्मिक बदलाव आया था, जो किस क्षेत्र में कैसा धार्मिक बदलाव आया था, ये आप अध्याय 6 जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें विशिष्ट रूप से दिया गया है कि कौन सा धर्म कब उद्भव हुआ, ठीक है ना, किसका कब जो है पतन होने लगा। इसके बारे में अध्याय 6 में विशिष्ट जानकारी दी गई है। यही वह युग था जिसमें उस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाना चाहते हैं। इस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा की संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमान विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब सिया सुन्नी में एक भेद है। जो पैगंबर साहब के दामाद थे उसे हम सिया कहते हैं, और जो खलीफा का जो प्रभुत्व है उसको जो स्वीकार करता था उसे सुन्नी के नाम से जाना जाता था। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास की कालखंडों पर विचार। अब देखिए, उस समय में समय और जो इतिहास का कालखंड है उस पर थोड़ा विचार है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है।
19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है कि जो हमारे ब्रिटिश के जो शासक आए, उन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे, उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनस्पतियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास की ये 1000 साल उनके अनेक बदलाव की साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आज से यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और इन कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारियों कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा या सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी जो तुलना है, ठीक है ना, आप पिछले वर्ष पढ़ी पुस्तक की बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुआ है और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। ठीक है। तो ये जो आज का हमारा जो पाठ है, प्रारंभिक कथन, ये आज का हमारा जो पाठ है ये समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों का ये जो पाठ है प्रारंभिक कथन ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस पाठ में कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य ही कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह पाठ अच्छा लगा तो अपने मित्रगणों के पास अवश्य शेयर करें और यदि यह अच्छा लगा तो लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं अग्रिम पाठ में पुनः अग्रिम अध्याय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम अध्याय में अग्रिम ऐतिहासिक पल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।